नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आप काफी दिन गायब रहे, गांव में रखा है, सुना है आप बुधाना गांव में चले गए थे। जी, मैं बुढ़ाना चला गया था यहाँ से, और चूंकि मेरी मदर थी, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और आई थिंक गैप भी था काफ़ी लंबा, तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या वक्त होगा कि माँ की सेवा भी कर सकता हूँ और एट द सेम टाइम जो है मैं अपने खेतों वगैरह में भी ध्यान दे सकता हूँ जो काफ़ी दिनों से छोड़े हुए थे मैंने। तो किसानी किया आपने जाके वापस? की नहीं, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, इस बार भी की कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो बॉडी में है। क्या उगाते हैं वहां पर आप? क्या बोया आपने इस बार? वही एक वहाँ पे वही है ज़्यादा। मैंने तो खैर वही होता है वहाँ पे, गन्ना होता है, गेहूं, बाजरा, धान और ये सरसों, इसी तरह की। वो कहते हैं ना, धान बो दिया तो वो भी बोया। एक बात बताइए, वहां पे किसान आंदोलन चल रहा है, यूपी के लोग टिकैत साहब आपके बैठे हुए हैं धरने पर, आपको लगता है कि उनके साथ कुछ वहां पर उनके साथ सिंपैथी है लोगों की? जो आंदोलन हो रहा है उसमें लोगों को लगता है कि ठीक हो रहा है आंदोलन? देखिए, मुझे लगता है कि जो किसानों की अपनी डिमांड है या जो सरकार, दोनों मिल बैठ के अगर बातें करें तो मुझे लगता है कि जो है सोल्यूशन निकल के ही आएगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज निकल के ही आएगी। 7-8 महीने हो गए, अभी तक तो बातचीत हुई नहीं है, पर आंदोलन जो मांगे उनकी आपको लगता है जायज है किसानों की? आप भी किसान है ना? मैं तो होपफुल हूँ जी, ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है और मैं होपफुल हूँ कि कुछ अच्छी चीज जरूर निकल के आएंगी। नहीं, मैंने आपसे पूछा उनकी जो मांगे हैं कि 3 बिल समाप्त कर देने चाहिए। मैं अब एक नवाजुद्दीन किसान से बात कर रहा हूँ जो अभी अभी किसानी करके बम्बई वापस लौटे हैं मुंबई में। उनको क्या लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो आपको लगता है जायज हैं? देखिए, मांगे तो अमूमन जायज़ ही होती हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन भी होते हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार के पास उनके सॉल्यूशन हैं और कुछ वक्त के बाद ज़रूर उसका सॉल्यूशन सरकार देगी और निकलेगा, उसका कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। और मुझे ऐसी सरकार से भी उम्मीद है और ऐसे किसानों से भी उम्मीद है कि दोनों बैठ के जब बातें होंगी तो जब भी सॉल्यूशन निकलेगा तो अच्छा ही निकलेगा। मुझे दोनों से उम्मीद है। तो आप थोड़ा किसान पे कम बात करना चाहते हैं, मैं आपके सिनेमा की तरफ आता हूँ कि बुधाना से मुंबई या बॉम्बे तक की यात्रा या सरफरोश से आपके सेक्रेट जो आपने की थी, इस यात्रा में क्या क्या आपने देखा, क्या अनुभव रहे? अच्छे, खट्टे, मीठे? बुधाना से मुंबई पहुंच गए आप, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? स्ट्रगल तो खैर बहुत करना पड़ा, क्योंकि और मुझे उम्मीद भी थी कि मुझे करना पड़ेगा। कोई अचानक से मेरे पे वो चीज़ें लद नहीं गई, कि मुझे मालूम था कि जो मैं चाहता हूँ, जो भी इंसान जो चाहता है बनना, तो उसके लिए ऑफकोर्स बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। और ये स्ट्रगल एक तरह से आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था वो टाइम, जब मैं सीख भी रहा था चीज़ें, जान भी रहा था। अप एंड डाउन ज़रूर थे और इन्हीं चीज़ों से बनता भी है इंसान। आज जो मैं जो कुछ भी हूँ वो आई थिंक वो जो 10-12 साल तक जो स्ट्रगल किया उसी की वजह से, तो आज वो बहुत अच्छा। अगर ना करता तो शायद यहाँ तक ना पहुँच पाता। ये समझ पैदा होना होती, ये सेंसिबिलिटी पैदा होनी थी जो आज है, ये सारी सब कुछ ये स्ट्रगल की वजह से ही है। तो आज अगर जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, वो बहुत ज़रूरी भी था मेरे लिए। नहीं, स्ट्रगल किस तरह का? आपने सुना है घर में खाना बनाया दोस्तों के, ताकि किराना देना पड़े आपको, फ्री में रहने की जगह मिल जाए, खाना बना के आप कुक का काम भी करते रहे। देखिए, वो तो था ही स्ट्रगल, तो वो तो उस तरह का तो था ही, सर्वाइवल का तो था स्ट्रगल। लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ा जो स्ट्रगल था वो था जो लुक को जो अंडरस्टिमेट किया जाता है कि हमारे जैसे जो है लोग वो हीरो नहीं हो सकते या स्टार नहीं हो सकते, उसका ज़्यादा। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं ऑफिस में खड़ा होता था तो ये कहा जाता है, यार पर्सनैलिटी हीरो वाली नहीं है आपके अंदर। तो ये ज़्यादा बड़ा ये जो था, ये सिर्फ इंडस्ट्री के दिमाग में ही नहीं है, ये सब लोगों के, हमारे गांव से शुरू हो जाता है। ये हर जगह यही है कि हमारे जैसे लुक के कभी हीरो नहीं बन सकते। ये मेरी बुआ जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी इस तरह की बात करते थे कि भाई तेरा लुक नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है बॉलीवुड में। तो ये इंडस्ट्री में नहीं, ये हर जगह है। ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो हीरो नहीं बन सकते, स्टार नहीं बन सकते।
तो ये आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था, और इसी को जो परसेप्शन लोगों का बना हुआ है उसको ब्रेक करने में मजा भी आया। और जी, ये वनीला जो बॉयज कहते हैं, चॉकलेट बॉयज कहते हैं, या उसकी तरह रेफर कर रहे हैं कि रंग सफेद होना चाहिए, जरा लंबा कद होना चाहिए, अच्छे खानदान से होना चाहिए, ये सब बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, वही सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि कद काठी हो, रंग गोरा हो, है ना। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है एक्चुअली, अगर देखा जाए इसको पार पाना इसको बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि 2000 में जब मैं आया तो मुझे देख के ही, ऑफिस में देख के क्या करने आए हो, तो मैंने कहा भाई एक्टर हैं हम। तो यार दिखने से तो लगते नहीं एक्टर हैं, तो मैंने कुछ ऐसा कुछ करके दिखाएं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम एक्टर हैं। तो वो सब करना पड़ता था, करतब दिखाने पड़ते थे जो सीख के आए थे नेशनल स्कूल ड्रामा से। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में गए तब आपको जाके वहां लगा कि कई बार इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट चल रही है कि आप बुदाना से आए हैं, अच्छे परिवार के नहीं हैं, ना कोई खान से जुड़े हुए हैं, ना कोई कपूर से जुड़े हुए हैं। तो वो सब फीलिंग आपको हुई कि ये सब परेशानी हो रही थी आपको कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, खान और कपूर दोनों में से कहीं नहीं हुए हैं? नहीं, खान और कपूर तो मेरे दिमाग में भी नहीं थे जब मैं आया था स्ट्रगल करने। मेरा तो ये था कि मैं जो काम जानता हूँ, वो थोड़ा बहुत मुझसे उसके जरिए मैं सर्वाइवल करता रहूं, ये दिमाग में था मेरे। बहुत बड़े कोई सपने में लेके नहीं आया था बॉलीवुड में कि एक दिन मैं स्टार बनूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा मतलब इस्टेब्लिश हो जाऊंगा, ऐसे सपना नहीं था। क्योंकि सीख के आए थे काम, तो वही था कि जो सीख के आए हैं काम, वो काम मिल जाए, थोड़ा बहुत मिल जाए, उसी में गुजारा कर लेंगे अपना। ऐसा नहीं था कि मैं खान को या कपूर को टक्कर देने आया, वो बिल्कुल दिमाग में नहीं, तो आज भी नहीं है। क्योंकि मेरा वो स्ट्रगल है ही नहीं, मेरा खुद से है। और मैं जिस सिनेमा को मैं देखता हूँ वो बहुत ही अलग सिनेमा, उनसे कोई ताल्लुक उनका है ही नहीं। नहीं, मैंने सवाल जो पूछा इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट है कि बॉम्बे के लोग खास हैं जो बॉम्बे में पैदा हुए, बॉम्बे परिवार में पैदा हुए, बॉलीवुड के हिस्सा बन गए, इंस्टीट्यूशन बन गए। जब मैं खान और कपूर की बात करता हूँ या करण जौहर की बात करता हूँ, वहाँ खेमों में बटा हुआ बॉलीवुड है, ऐसा मेरे जैसे लोग समझते हैं और अखबारों में पढ़ते भी हैं। तो जब आपके स्ट्रगल में ये भी एक सामने बात आएगी कि आप किसी एक खानदान से जुड़े, चोपड़ा परिवार से नहीं जुड़े हुए थे, आप किसी से जुड़े हुए नहीं थे, एनएसडी से आए होंगे, शायद एनएसडी में गए थे ना आप, तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो भी कठिनाई आई थी कि नहीं आई थी कि आप किसी भी ग्रुप में नहीं थे, आउटसाइडर आपको ट्रीट किया जाए। अगर आपके पास चीजें हैं तो वो इनसाइडर ही आपको फिर आपको बुलाते हैं और काम देते हैं। और ऐसी बात नहीं, टैलेंट की यहाँ पे बहुत कदर भी है। हजारों लोग आउटसाइडर ही थे जो आज इनसाइडर हैं, और हम भी आज आके इनसाइडर ही हो गए। तो लेकिन वो तभी होता है जब आपके अंदर कुछ होता है, तो इनसाइडर को भी मजबूर किया जा सकता है, किया जा सकता है अगर आपके अंदर कुछ कुव्वत है। अगर नहीं है तो वो, अब ये भी जरूरी नहीं है कि सारे इनसाइडर सारे जो आउटसाइडर आते हैं सारे टैलेंटेड हों, बहुत नॉन टैलेंटेड भी होते हैं और फिर शिकायतें भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि जो इनसाइडर हों वो सारे नालायक ही हों, उनमें भी वो भी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा कि आप कह रहे हैं कि कुछ आउटसाइडर हैं जो इनसाइडर हैं, मतलब कहने का कि उनको जल्दी ब्रेक मिल जाता होगा ना। इनसाइडर्स को कई बार जल्दी ब्रेक मिल जाता है, आउटसाइडर को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स, हाँ, उनको जल्दी ब्रेक मिल जाता है। बट अगर इनसाइडर को सबसे ज्यादा जो देखते हैं वो हमारी ऑडियंस ही देखती है, जो उनको स्टार बनाते हैं वो हमारी ऑडियंस ही देखती है। तो मेरा सवाल मेरी ऑडियंस से है, हमारी ऑडियंस से है। आप जो बनाते हैं इनसाइडर की गलती नहीं है, जो आप चढ़ाते हैं या बनाते हैं वो हमारी ऑडियंस ही बनाती है और चढ़ाती है उनको, इनसाइडर्स को भी। अगर मैं आज ये कहूँ कि मेरी फिल्म देखने बहुत कम लोग हैं जो एक पॉकेट है जो हमारी फिल्में देखने आता है, वरना ज्यादातर इनसाइडर की फिल्में देखने जाते हैं लोग। उसका बेटा अच्छा फला स्टार का बेटा, उसकी फिल्म देखने चलो, तो इन्होंने ही चढ़ा रखा है उनको, उनकी गलती नहीं है। मैं तो आपको भी देखूंगा अगर एक्टिंग आपकी अच्छी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जब एक सुपरस्टार का बेटा जब लॉन्च होता है तो सबसे ज्यादा जो ऑडियंस पागल हो जाती है, अब तक उसकी स्किल भी नहीं देखी उसने, अब तक उसका क्राफ्ट भी नहीं देखा, अब तक उसकी कुछ भी नहीं देखा। लेकिन पहले से ही जब एक सुपरस्टार का बेटा लॉन्च होता है तो ऑडियंस के दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, और उसका बेटा लॉन्च हो रहा, चलो देखने चलते हैं। हमारे जैसे थोबड़े का जब लॉन्च होता है, और कौन है ये, मुझे अच्छे से याद है कि इंसिडेंट जब मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर कर रहा था तो मेरे बराबर में दो मेरे जैसे ही लोग खड़े हुए थे, तो वो बोले कौन है हीरो इस फिल्म का? तो किसी ने बताया, मुझे बताया कि ये है। अरे ये तो दिखने में ऐसा लगता है, इसकी तो पिक्चर चलेगी नहीं। तो और वो मेरे जैसा दिखता है। अब बताइए, जो इसका मतलब ये होगा उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं तो मेरे पे क्या होगा?
अब एक नेगेटिविटी उसके दिमाग में, उसके चेहरे पे आ गई कि ये इस तरह के लोग नहीं चलते। तो लोगों के दिमाग में यही है, जो स्टार का बेटा है वही चलता है, उसको लॉन्च होने से पहले ही स्टार बना दी थी ये ऑडियंस। तो आप जो कह रहे हैं कि जो आपकी फिल्म बताई गई वो तो बड़ी सक्सेसफुल इसी बात में, पर आजकल सक्सेस तो होती है कि 100 करोड़ के क्लब में आप हैं कि नहीं हैं, नवाज भाई हमारे 100 करोड़ के क्लब में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये आपको ठीक लगता है कि सक्सेस जो है 100 करोड़ से ऊपर आ गया, 200 करोड़, अब सलमान खान की फिल्म 200 करोड़ से नीचे करेगी, अब ये हो गया कि वो फेल होगी, 100 करोड़ से नीचे होगी तो फेल होगी, 100 करोड़ से ऊपर होगी ज्यादा अच्छी होगी। और आपकी फिल्म अगर 20 करोड़ भी करती है सक्सेसफुल मानी जाती है। सर ये 100 करोड़ 200 करोड़ या 300 करोड़ ये जो है ना, ये मैं तो कोई मुंशी तो हूं नहीं कि ये गिनूं बैठ के। मैं एक्टर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, मेरा काम है कि बेस्ट एक्टिंग करके आना या ऑनेस्टी के साथ परफॉर्मेंस करके आना। ये 100 करोड़ 200 करोड़ जो मुंशी होते हैं वो बही खाता लेके बैठते हैं, वो काउंट करते हैं, वो उनका काम है। मेरा तो काम ये है, मैं और 100 करोड़ 200 करोड़ से एक्टिंग अच्छी नहीं हो जाती। बहुत छोटी फिल्मों में भी देखा गया है कि बहुत कमाल की एक्टिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत 300 करोड़ में बनने वाली फिल्में बहुत बकवास एक्टिंग भी होती है, ऐसी बात नहीं है। और मेरा काम है अच्छी एक्टिंग करना बस। अगर मेरी कभी फिल्म फ्लॉप भी होती है, मैं कभी फ्लॉप नहीं होता हूँ। फिल्म फ्लॉप होती है तो फिर एक्टर फ्लॉप नहीं होता, आपका कहने का मतलब ये है? मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी फ्लॉप नहीं होता। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात आपकी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी फ्लॉप नहीं होता? आपकी फिल्म कोई फ्लॉप तो हुई होगी ना? क्योंकि मैं हर फिल्म के बाद अपना पैसा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, दाम बढ़ा देते हो ना? जी मैं अपना दाम बढ़ा देता। देखो, रात अकेली आपने फिल्म बनाई, बड़ी सक्सेसफुल हुई। नहीं, आपने अच्छी फिल्म बनाई। अब आप ओटीटी पे आ गए हैं, लगता है, जो नया आ रहा है, फिल्म थिएटर से हटके लोग ओटीटी पे आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा सक्सेसफुल है और फिल्म देखने लोग कम जा रहे हैं थिएटर में, इसलिए ओटीटी पे चलाया जाए? तो दोनों में फर्क क्या दिखाई देता है? आप ओटीटी पे ज्यादा फिल्में कर रहे हैं, आप सकता है। आई थिंक ये तो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो थिएटर बंद हो चुके हैं। लेकिन उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि ओटीटी में ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे व्यूवरशिप फिक्स्ड है। वहाँ आप किसी सुपरस्टार की फिल्म लगाओ या मेरी फिल्म लगाओ, ऑडियंस उतनी है, वो डिसाइड करेगी कि मुझे देखना है, मुझे किसकी फिल्म देखनी है। आई थिंक इससे खूबसूरत प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कोई भी। और आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे एक्टर्स निकल के आए हैं, क्योंकि वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ये नहीं कि मेरे पास पैसा है, मैं सुपरस्टार हूँ, मैं मोनोपोली कर लूंगा थिएटर पे और मैं 4000 स्क्रीन पे रिलीज करके अपनी फिल्म और मैं इतना पैसा कमा लूंगा। यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको लगता है हिंदुस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट का, फिल्मों का फ्यूचर, ओटीटी फ्यूचर जो है, ओटीटी है या थिएटर है? आई थिंक अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ओटीटी ही फ्यूचर है, क्योंकि अगर जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती चीजें, तब तक तो ओटीटी ही है। तो आपको क्या लगता है कि जब तक थिएटर पूरी तरह खुलेंगे नहीं, ओटीटी पे भी आपने जो बात कही कि एक प्लेटफॉर्म है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, मैं जरा उसका मतलब नहीं समझा। डेमोक्रेटिक वर्ड होता है जो ज्यादातर पॉलिटिकल वर्ड है। हाँ, मतलब मैं डेमोक्रेटिक इस वे में कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दबाव नहीं है। ये जब ओटीटी पे एक सीरीज रिलीज होती है, एक फिल्म रिलीज होती है, तो जितने लोग हैं वो सब अपनी मर्जी से देखते हैं कि मुझे देखनी है या नहीं देखनी है। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि अगर फिल्म रिलीज हो रही है, कि मैंने सपोज हिंदी जो फिल्म होती है वो मैक्स टू मैक्स 4500 थिएटर में रिलीज होती है और उसकी स्क्रीनिंग तो बहुत होती है। तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ अगर कोई दूसरी फिल्म रिलीज होगी, छोटी फिल्म रिलीज होगी, जो शायद उससे भी अच्छी हो, कोई उसको नहीं देखने जाएगा, क्योंकि मजबूरी है, कम थिएटर में रिलीज हो रही है। लेकिन जो बड़ी फिल्म जो 4500 में, हो सकता है वो बकवास फिल्म हो, लेकिन वो आपके यहाँ पे भी लगी हुई है, आपके घर के आसपास भी सिनेमा हॉल है, वहां पे वही फिल्म लगी हुई है, हर जगह वही फिल्म लगी हुई है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि चलो यार ये लगी, वो देख लो फिल्म, जाके वो देख लेते हैं आप। लेकिन जो एक छोटी फिल्म उसी के साथ लगी हो, तो वो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर एक सिनेमा हॉल में लगी हुई, वहां जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत कम लोग देख पाते हैं उस फिल्म, क्योंकि वो कम थिएटर में रिलीज हुई है। तो ये एक तरह से मैनिपुलेशन है ना, एक साथ रिलीज नहीं। लेकिन अगर ओटीटी पे देखें, चाहे वो सुपर स्टार हो चाहे एक स्टार हो, दोनों की फिल्म एक साथ, आपकी मर्जी कौन सी देखनी है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। नवाज भाई, ये लगता नहीं आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म एक किस्म से फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा है,
क्योंकि इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और नए लोगों को चांस भी मिलेंगे। आई थिंक जितना नया टैलेंट आए उतना अच्छा है, कम से कम कंपटीशन बढ़ना मेरे लिए तो, मैं तो एज एन एक्टर बहुत अच्छा चैलेंज भी है, ताकि अगर अच्छे एक्टर्स आए हमें भी और मेहनत करने का मौका मिले, हम भी अपना कुछ नई चीज़ें खोजें, तो वो अच्छी बात है। कंपटीशन से कभी डरना नहीं चाहिए। मैंने सवाल जो पूछा कि ओटीटी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा चीज है कि नहीं? कंज्यूमर के पास चॉइस है। बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उसको वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है, अमेजोन की एक सीरीज़ है, सपोज उसकी वर्ल्ड ऑडियंस है, हमारे जो थिएटर में रिलीज होती है उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं, सिर्फ इंडियंस देख लेंगे उसको। लेकिन अगर एक सीरीज पॉपुलर हो गई आपकी, उसको पूरा वर्ल्ड देखता है, उसकी वर्ल्ड ऑडियंस। सेक्रेट गेम्स था, आई थिंक अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए सबने देखा हुआ है वो। नवाज भाई, एक बात बताइए, आपने दोनों खान साहब के साथ काम किया, सलमान के साथ भी किया और आपने SR के शाहरुख के साथ भी किया, दोनों में क्या क्या फर्क नजर आया आपको? दोनों की अलग अलग खूबी है। इंसान के तौर पर दोनों का जवाब नहीं है। और रही बात एक्टिंग, हर इंसान की एक्टिंग बहुत अलग होती है एक दूसरे से। हम अच्छा बुरा कहने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बगीचा होता है, बागीचे में हर तरह का फूल होता है, उसी वजह से बगीचा बनता है। तो हर तरह का, हर आदमी का अपना अपना फ्लेवर है। क्योंकि आपने, वो दोनों रोमांटिक लोग हैं, रोमांटिक की फिल्में करते हैं, आपने रोमांटिक शुरू की, उनको लगा आप कंपटीशन में आ जाएंगे, चाहे आप गेरुए कलर के हैं, गेहूं कलर है आपका, उतने सुंदर वो समझते नहीं है इंडस्ट्री वाले, जैसे आपने कहा, तो आप रोमांस से हटकर के सीरियस फिल्मों में आ गए। यहाँ ना समझे खूबसूरत, लेकिन बहुत यहाँ पे भी बहुत सारी जगहें हैं ऐसे। आपने कहा, मैंने कहा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे खूबसूरत समझते हैं, ऐसी बात नहीं। एक बात बताइए, ये कंट्रोवर्सी जब होती है, जैसे सुशांत सिंह ने, आपने पहले कहा इनसाइडर आउटसाइडर, आपकी कंगना रनावत जो हैं वो इनसाइडर आउटसाइडर की बात करते हैं, तो इनकी स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी दर्दनाक हुई, सुशांत के बारे में, एक अच्छा एक्टर था, बहुत बढ़िया था, तो अब क्या लगता है ये सब कुछ हो रहा है, ये राजनीति है या क्या कारण क्या है? मैं दोनों को जानता हूं और मेरे लिए दोनों, अगर आप कंगना की बात कर रहे हैं, वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, और सुशांत बहुत अच्छा एक्टर थे। और मेरे लिए, मैं सुशांत के साथ भी रहा हूं, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त भी थे वो, और वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी बहुत पैशनेट थे, बहुत ही एनर्जी थी उनके अंदर। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि एज एन एक्टर मेरे बहुत ही प्रोफेशनल संबंध थे उनसे, और मैंने उनके काम को देखा है, काम बहुत अच्छा था। नहीं, सुशांत के बारे में भी कंट्रोवर्सी हुई कि आउटसाइडर था, कंगना जी तो रोज ही कहते हैं कि यहाँ मोनोपोली है, ये है, वो है, तो आप दोनों को एक्टिंग की दृष्टि, मैं कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी धड़े में बटा हुआ है। कंगना और सुशांत की जो स्टेटमेंट पहले की या उनके बारे में है, उसके बारे में क्या लगता है कि आप, कंगना जी जो कह रही है, ठीक लग रहा है? उनका क्या स्टेटमेंट, किसी के लिए क्या है, उसका क्या स्टेटमेंट, वो उनका है अपना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, और ना मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। मेरे लिए अगर आप टैलेंट है आपके अंदर या स्किल है, तो मुझे उससे ज़्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सारी मुझे बस, मैं वहीं पे, मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो मेरे लिए आप अच्छे हैं, है ना, तो वही है मेरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंगना जी कोई फिल्म बना रही थी, मैंने सुना है कि उसमें इरफान पहले थे, अब उसकी जगह आपका नाम चल रहा था, क्या है उसमें, है अभी कुछ प्रपोजल टेबल पे है या कुछ ड्रॉप हो गया है? नहीं, अभी जब होगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए बिल्कुल हम लोग ऑफिशियली अनाउंस करेंगे उसको। अभी बात चल रही है कंगना जी की फिल्म के लिए, जब अनाउंस होगा तो आपने रोल एक्सेप्ट कर लिया है ना? अभी चल रही है उनसे बात? आप नहीं, अभी सिर्फ बात चल रही है हमारी। एक बात और मैंने देखी कि आप बाल ठाकरे के रोल के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था आपका, तो आपको क्या लगा था तब बाल ठाकरे जी के बारे में जब रोल करने जा रहे थे आप, कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म था, कैसे लिया उसको आपने? नहीं, मैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं एक्टर हूँ और मैं हर तरह का रोल करना चाहता हूँ। हर एक्टर की डिज़ायर होती है कि वो अलग अलग तरह के रोल करे, और बाल ठाकरे का, बाड़ा साहब का रोल करते हुए तो मैंने इतनी मेहनत की थी उस रोल के लिए। आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मेरे लिए सबसे टफ था वो कैरेक्टर करना। और
जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, मतलब कोई एक ऐसा रोल हो जो बहुत डिफिकल्ट होता है और जब उसको सक्सेसफुली कर जाते हैं, तब आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी मेहनत की थी, वो कितनी सक्सेसफुल हुई और कितनी डिटेल्स में हम लोग गए। तो एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि बाड़ा साहब के बारे में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी ड्यूरिंग द प्रोसेस कि आज मैं इन्हांस ही होता हूँ उन चीज़ों को स्टडी करके, उन चीज़ों को जान के। आलोचना तो हर इंसान की होती है, हर आदमी की आलोचना होती है। लोगों ने आलोचना, वो आलोचना से क्या डरना। मैं हाँ होती रहे, मैं तो एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ और मैं हर तरह का रोल करूंगा। अगर कल को हिटलर का रोल आए वो भी करूंगा, कल को अगर सोक्रेटिस का रोल आए वो भी मैं करूंगा। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के फिल्म स्टार जो एक्टिव हैं, क्योंकि सारे देश उनको देखती है, उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट डायरेक्टली करना चाहिए, पॉलिटिकल कमेंट्री देनी चाहिए? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में, जो लोग रिएक्ट करते हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं सिर्फ एज एन एक्टर, एज ए नवाज यही कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेता किसी का। अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी चीज के बारे में तो बोलिए, अगर नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, मैं कभी बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने 1 महीने से कोई भी चीज, कोई सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज कोई देखी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में, अपनी धुन में रहता हूँ। नहीं, कई फिल्म स्टारों का कहना, स्टेटमेंट आता रहता है कि आज कोई स्वतंत्रता नहीं है, आर्टिस्ट के ऊपर काफी इम्पोजिशन है, कोई कंट्रोल किया हुआ है, कानून बनाए जा रहे हैं, स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कोई ऐसा इस तरह का दबाव कोई है? जी नहीं, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने खुद ये पेशा चुना और इसी में मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई और मैं चाहता हूँ मेरी पूरी जिंदगी इसी में बीते। ये सिर्फ मैं जब शाम को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कैरेक्टर्स के, उन्हीं के बारे में मैं सोचता हूँ और यही मेरी दुनिया है। मैं इसके अलावा ना तो कुछ सोचना चाहता, ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, सच बताऊं तो। मैं ये पूछा आपसे कि कई बार होता है मुस्लिम आइडेंटिटी को है कई बार नेगेटिव देखा जाता था, अच्छे एक्टर हैं सबके लोग। आपको कभी लगा कि ऐसी आपके ऊपर की फील किया कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से आपको डिफेंसिव पे होना पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस सबसे ज्यादा तो जो है मैं आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा इसी में बिताया और क्योंकि मेरा पैशन है। इसके बिना मेरी लाइफ नहीं है, बस मैं ये हूँ। हिंदुस्तान के सबसे मशहूर किरदार जिनकी रिस्पेक्ट करते दिलीप साहब चले गए हमारे बीच में से, आपने उनसे क्या सीखा, उनसे सीखा? बहुत कुछ सीखा। मैं दिलीप साहब के साथ भी रहा हूँ। जब मैं एक सीरियल कर रहा था, सायरा जी उसको प्रोड्यूस कर रही थी, उसकी सारी शूटिंग जो है वहीं दिलीप साहब के घर पे ही करते थे हम लोग। दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखा। बहुत काबिल इंसान थे वो, और जो टेक्निक थी उनकी एक्टिंग की, तो वो हमारे यहाँ के मेथड एक्टर थे। और ऐसे वक्त पे जहाँ पे उस वक्त पे एक्टर्स एग्जरेट करते थे, वो बहुत रियलिस्टिक करते थे उस वक्त पे, बिकॉज क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। कमाल की नॉलेज थी उनको एक्टिंग के बारे में। और हमारे अगर देखा जाए हिंदुस्तान के पहले मेथड एक्टर हैं वो। और मैंने उनकी 65, 55, 56 के आसपास उनकी फिल्में देखी। मेरे फादर उनके फ़ैन थे, मैं उनका फ़ैन हूँ, और बहुत कुछ दे के चले गए। अगर हम उनका कुछ ले के करते रहे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। चलो वाह भाई, आप हमारे यहाँ आए, स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगली बार आएगी बारी किसी और हस्ती की और उससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार करिए तब तक और देखते रहिए आज तक।